Assalamualaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about biochemistry, आज हमने क्या करना है, इस चैप्टर के आखिरी पोर्शन को एनालाइज करना है and the last part of this chapter is about nucleic acids. So let us give the heading nucleic acids और इसको समझने की कोशिश करते हैं. न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर पॉलीमर्स, अगेन लाइक प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको कहा कि प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए आपने अमाइनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन करनी है. उसी तरीके से अगर आप न्यूक्लिक एसिड्स की बात करो तो यू कैन सिंपली डिस्क्राइब देम एज बीइंग पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम न्यूक्लिक एसिड्स हम कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले बिफोर वी कैन मूव ऑन टू द डिटेल, इसमें इसकी डिस्कवरी के बारे में याद रखें कि न्यूक्लिक एसिड्स को सबसे पहले आइसोलेट किया था 1869 में. They were discovered for the first time in the year 1869 by the scientist Friedrich Miescher. फ्रेडरिक माइशर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था. न्यूक्लिक एसिड्स इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और ये एसिडिक होते हैं बाय नेचर. ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी इंट्रोडक्शन की. अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? इसकी कॉम्पोजिशन की तरफ. बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन यू कैन क्लासिफाई न्यूक्लिक एसिड्स इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. क्लासिफिकेशन में हमें पता चलता है कि न्यूक्लिक एसिड्स दो किस्म के होते हैं. एक को हम क्या कहेंगे? डीएनए कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज आरएनए. डीएनए हो या आरएनए हो, दीज आर बेसिकली एक्रोनिम्स, अब्रिविएशंस हैं ऑफ 3 लेटर्स जिनको आप ऐसे लिख सकते हो. डीएनए कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, और आरएनए जो है इसको हम क्या कहेंगे? विल कॉल इट एज राइबो न्यूक्लिक एसिड हम कहेंगे. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इनके रिस्पेक्टिव नेम्स हैं और इन दोनों की क्या करनी है? इन दोनों की हमने डिफ्रेंसिएशन करनी है. डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे इनकी बुनियादी कॉम्पोजिशन से. अब ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, बोथ ऑफ देम आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट? बोथ ऑफ देम आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स की जब हम क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो प्रोड्यूस होंगे उसको आप डीएनए या आरएनए कह सकते हो. तो एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड की अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं. ठीक है क्या? यू वुड नीड अ शुगर मॉलिक्यूल. एक शुगर का मॉलिक्यूल चाहिए होगा. अब इस शुगर को आगे आप डिवाइड कर सकते हो 2 हिस्सों में डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज. अगर आपने डीएनए में यूज करना है तो जो शुगर आप यूज करोगे उसको हम क्या कहेंगे? विल कॉल इट एज डी ऑक्सी राइबोज शुगर. इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं विच इज बेसिकली यूज्ड इन डीएनए. और जो आरएनए होगा, आरएनए में जो शुगर इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज राइबोज शुगर. राइबोज शुगर हम कहते हैं. तो डिवाइड हमने कर दिया डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज. दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, दैट इज बेसिकली अ फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप को आपने इस्तेमाल करना है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कौन सी होगी? द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस को आपने इस्तेमाल करना है. ठीक है, सो इन 3 चीजों को जब आप कंबाइन करोगे, व्हेन यू कंबाइन अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर विद अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से जो यूनिट प्रोड्यूस होता है दैट्स व्हाट वी कॉल अ न्यूक्लियोटाइड. उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है. ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है? ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो शुगर की मैंने आपको कर दी कि इट इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, बल्कि यहीं से हम बात को शुरू करते हैं. दोनों के स्ट्रक्चर्स मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस का आपको अंदाजा हो जाए. पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चर राइबोज शुगर का. राइबोज शुगर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ऑक्सीजन एट द टॉप. ठीक है, इसके साथ आपने कार्बन एटम्स 2 यहां पर अटैच किए with 2 more carbon atoms present over here. कनेक्ट आपने इनको कर दिया. कनेक्ट करने के बाद इनके साथ आपने OH और हाइड्रोजन को अटैच किया लाइक दिस. यहाँ पर H, यहाँ पर OH.
देन यू गॉट हाइड्रोजन एंड OH ओवर हियर। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच किया एंड देन यू अटैच्ड CH2OH। This is how the structure of ribose sugar looks like. इसके बाद हमने क्या करना है, कंपैरिजन के लिए लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर ओवर हियर। डीऑक्सीराइबोज शुगर को अगर हम बनाएं तो इट लुक्स लाइक दिस, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन एटम्स अटैच लाइक दिस, दो और कार्बन एटम को यहां पर हमने अटैच कर लिया। अब इसमें डीऑक्सीराइबोज में उसी तरह OH और हाइड्रोजन यहां पर मौजूद होता है, लेकिन दूसरे कार्बन एटम पर फोकस करें, यहां पर OH मौजूद था, लेकिन इन दिस केस यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी इस पोजीशन से आपने ऑक्सीजन को निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह बना लें, OH और यहां पर ऊपर CH2OH आएगा और इसके साथ नीचे आपने हाइड्रोजन को लगा दिया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसको आपने RNA और DNA में यूज करना है, ठीक है। इसके बाद फिर फॉस्फेट ग्रुप की कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जनरली अगर आपने इसको लिखना है, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, PO4-3। दिस इज व्हाट अ फॉस्फेट ग्रुप लुक्स लाइक, ठीक है। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन जिसकी जरूरत है, दैट बेसिकली इज नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस को हमने क्या करना है, हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 हिस्सों में। कौन कौन से? एक हैं प्यूरीन्स, दूसरे हैं पायरिमिडीन्स। सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर को हम पायरिमिडीन कहेंगे और जो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम प्यूरीन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट, लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल्स। इसमें लिखते ऐसे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर। कौन कौन से? नंबर 1 प्यूरीन्स। प्यूरीन्स में टोटल 2 रिंग्स मौजूद होते हैं, 2 रिंग्स होंगे। और जो पायरिमिडीन्स होते हैं, पायरिमिडीन्स कंटेन 1 रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। 2 रिंग्स होंगे तो प्यूरीन्स होते हैं, 1 रिंग होता है तो उसको हम पायरिमिडीन हम कहेंगे, ठीक है, राइट। अब इसमें हमने एग्जाम्पल देखनी है, किसकी एग्जाम्पल्स हमने देखनी है? डिफरेंट किस्म की पायरिमिडीन जो डेरिवेटिव्स हैं, कौन कौन सी हैं? टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कितने होते हैं? दे आर एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गवानीन, यूरेसिल, ये 5 होते हैं, ठीक है। इनके नाम भी मैं लिख देता हूं यहां पर, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर डिवाइड कर लेते हैं। जो पायरिमिडीन्स होंगे उसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन होता है। इन तीनों के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। साइटोसिन, ठीक हो गया, सेकेंड वन इज यूरेसिल और तीसरा है थाइमीन। ये तीनों सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर क्लासिफाइड एज पायरिमिडीन्स। तो जो साइटोसिन होगा, इट कंटेन्स अ रिंग लाइक दिस। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम हेक्सागन को बना लेते हैं ऐसे। इसके अंदर जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ग्रुप्स को हाईलाइट करना है। NH2 प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे एक नाइट्रोजन का एटम मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर यू विल फाइंड कार्बन को बना लेते हैं ऐसे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इस पोजीशन के ऊपर एक NH का ग्रुप मौजूद होगा। तो दिस इज व्हाट अ मॉलिक्यूल ऑफ साइटोसिन लुक्स लाइक। इसी तरह यूरेसिल आपने बनाना है। यूरेसिल ऑल्सो इज अ सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। पहले हम हेक्सागन बना लेते हैं ऐसे, देन यू गॉट अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट ओवर हियर। इस पोजीशन के ऊपर एक NH मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन को लिखा डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के। यहाँ पर भी आपने क्या किया, कार्बन को बनाया डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने N सिंगल बॉन्ड H को बना लिया। दिस इज यूरेसिल फॉर यू। एंड लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट थाइमीन। थाइमीन को भी हमने हेक्सागोनल फॉर्म में बनाना है लाइक दिस, ठीक है। और इसमें ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर एक N सिंगल बॉन्ड H मौजूद है, ठीक है। इन दोनों पोजीशंस के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट और उसके अलावा यहाँ पर एक CH3, इस पोजीशन के ऊपर डबल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पर आपने क्या किया, एक NH को अटैच कर दिया।
ये है स्ट्रक्चर किसका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन, ठीक है। तो ये तीनों चूंकि सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो दीज आर क्लासिफाइड एज पायरिमिडीन्स। अब प्यूरीन को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो प्यूरीन में दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक एडेनिन है, एडेनिन, और दूसरा है ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप क्या करोगे, यू विल फॉर्म इट लाइक दिस। पहले दो रिंग्स हम बना लेते हैं, फिर हम जाएंगे इसके डिटेल में, ठीक है। इसमें पहले आपने यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, इस पोजीशन को क्लियर करके यहाँ पर नाइट्रोजन को लगाओ, ठीक है। देन यू गॉट एन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट एट द टॉप लाइक दिस, ठीक है। फिर आपने बेंजीन की तरह 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स को यहाँ पर पूरे किए और इस पोजीशन को क्लियर करके यहाँ पर नाइट्रोजन को लगाया, ठीक है। देन यू गॉट अ नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन दिस पोजीशन, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। देन यू गॉट एन NH, N single bond H present at this position. This is how the structure of adenine looks like with 2 rings. इसी तरह आपने ग्वानिन को भी बनाना है। ग्वानिन का स्ट्रक्चर अगेन उसके लिए 2 रिंग्स हमने बना लिए ऐसे 1, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर NH मौजूद है, ठीक है। देन यू गॉट स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपने नाइट्रोजन को अटैच किया विद अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक। यहाँ पर एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा अलोंग विद अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर यू गॉट NH2 के साथ इस पोजीशन पर आपने NH को लगा दिया और यहाँ पर कार्बन को हाईलाइट करते हुए इसका डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ठीक। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन लुक्स लाइक। तो ये प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स को हमने क्लियर कर लिया। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, साइटोसिन के, यूरेसिल के और थाइमीन के, ये तीनों प्यूरीन्स हैं और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम पायरिमिडीन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने नाइट्रोजनस बेस को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर डिवाइड कर लिया 2 हिस्सों में। जैसे मैंने पहले क्लियर किया था कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है ये मौजूद होता है डीएनए में और राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में होता है। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजनस बेस की प्रेजेंस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस में जो डीएनए होता है इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। नाइट्रोजनस बेस की प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है। ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस आपको डीएनए में मिलेंगे। और जहां तक आरएनए का ताल्लुक है, आरएनए के अंदर आपको एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन भी मिलेगा, साइटोसिन भी मिलेगा, लेकिन थाइमीन इज रिप्लेस्ड विथ यूरेसिल। यूरेसिल मौजूद होता है थाइमीन की जगह। ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस आपको आरएनए के अंदर मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंपोजिशन इज। बाकी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बाकी दोनों में मौजूद होता है, ठीक है। और इसकी हम जब क्या करते हैं, जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन में आपने याद रखना होगा जो शुगर है, शुगर को आपने फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एक चेन बनाना होगा। इट लुक्स लाइक दिस, सी। यहीं पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। फॉस्फेट ग्रुप को हम P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, शुगर को हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइबोज शुगर। तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, फिर फॉस्फेट, फिर राइबोज शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर राइबोज शुगर। इस तरीके से कनेक्ट करते करते आपने क्या करना होगा, एक चेन बना लेना है, ठीक है। तो चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, जो मेन उसका चेन है इट इज फॉर्म्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ व्हाट, बाय द कंपोजिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप विथ अ राइबोज शुगर। राइबोज या डीऑक्सीराइबोज वो डिपेंड करता है कि आप डीएनए या आरएनए की बात करते हो, उसके साथ आपने अटैच कर दिया। अब इसके बाद फिर आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है, किसके जरिए, यू गॉट टू कनेक्ट दैट यूजिंग नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप बिटवीन देम। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाता है। जब कंबाइन करके हम लिखते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा होगा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें डीएनए की फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ डबल हेलिकल
स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का प्रोड्यूस होता है और एक सिंगल स्ट्रैंड प्रोड्यूस होता है किसका, ये आरएनए का होगा। आरएनए जनरली लुक्स लाइक दिस और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे नजर आएगा। सो दिस इज हाउ देयर स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस्ड और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं विच इज देन transferred from one generation to another with the help of what? With the help of what? जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटरी मटेरियल्स को ट्रांसफर करने में मदद हमें इन्हीं से मिलती है। ठीक है, राइट। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और हमने जितने भी इसमें कंपोनेंट्स मौजूद थे सबको अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब मिनरल्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है लेकिन मिनरल्स को आपने इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना बिकॉज एक्सेस ऑफ मिनरल्स कैन कॉज मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो कम अमाउंट में आपने मिनरल्स को इनटेक करना है ताकि आपकी बॉडी की फंक्शन जो है वो सही तरीके से चलती रहे। ठीक है, अब इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट, ऑफ देयर क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, मिनरल्स को डिवाइड कर सकते हो दो हिस्सों में। तो लेट मी गिव द हेडिंग ओवर हियर, मिनरल्स की मैंने हेडिंग दे दी। अब इसकी हमने क्लासिफिकेशन करनी है इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेली रिक्वायरमेंट। अब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 100 मिलीग्राम या ज्यादा होती है। ठीक है, 100 mg और मोर, 100 mg और मोर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल मेजर मिनरल्स। इसको मेजर मिनरल्स भी कह सकते हैं या वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज मैक्रो मिनरल्स, मेजर मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स जिनकी रिक्वायरमेंट 100 mg से ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मेजर या मैक्रो मिनरल्स होते हैं। और अगर हम इस्तेमाल करते हैं फ्यू मिलीग्राम्स, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट फ्यू मिलीग्राम्स में होती है उसको हम क्या करेंगे, वी विल कॉल देम एज व्हाट, ट्रेस मिनरल्स। इसको आप ट्रेस मिनरल्स भी कह सकते हो या फिर हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स का वर्ड भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट यू कैन डिवाइड मिनरल्स इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, 100 mg और मोर इट इज मैक्रो मिनरल्स एंड कुछ mg, फ्यू mg में अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम माइक्रो मिनरल्स हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स काफी सारी मौजूद हैं जिसमें से हमने एनालाइज करना है किसको, कैल्शियम को, आयरन को, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सबको हमने एक एक करके एनालाइज करना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट, लेट अस स्टार्ट विथ कैल्शियम। कैल्शियम से बात को शुरू करते हैं। सोर्स जो हमें मिलता है कैल्शियम का, इट इज मोस्टली फ्रॉम डायरी प्रोडक्ट्स। डायरी प्रोडक्ट्स का मतलब दूध, दही से। ठीक है, ये आपको मिलेगा मिल्क या योगर्ट। ठीक है, इससे आपको कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा जो है यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे सालमन बेसिकली इज अ फिश। ठीक है, टर्निप्स हो गए, स्पिनच हो गया, आलमंड, ब्रोकली, कैबेज, केल, टोफू, एप्रिकॉट्स, गार्लिक, डेट्स, सार्डीन्स, पपाया, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये वो चीजें हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम को हासिल कर सकते हो। लेकिन कॉमनली हम इसको जो जिससे आप रिलेट कर सकते हो दैट बेसिकली इज मिल्क एंड योगर्ट। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट मिनरल जिसके बारे में हमें बात करना है दैट इज आयरन। आयरन के सोर्सेस को हमने देखना होगा। आयरन ज्यादातर मिलता है किसमें से, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड मीट, जो लाल गोश्त होता है उससे आप हासिल करोगे। इसके काफी ज्यादा होता है आयरन उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम पोल्ट्री विच इज चिकन। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन इट फ्रॉम व्हाट, फिश, लिवर, लेग्यूम्स कहते हैं दालों को, एग यॉक उसमें ज्यादा होता है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक वगैरह उसमें मौजूद होगा, ड्राइड फ्रूट्स या होल आयरन एनरिच्ड ग्रेन्स, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं किसके, दीज आर सोर्सेज ऑफ आयरन। फास्फोरस
आर फाउंड इन फूड्स दैट आर हाई इन प्रोटीन। प्रोटीन वाले फूड्स में फॉस्फोरस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जो बेस्ट सोर्सेज आएंगे इन डायरी प्रोडक्ट्स, इसको यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में एक चीज कॉमन है, बोथ ऑफ देम आर प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन डायरी प्रोडक्ट्स। मिल्क और योगर्ट में इनकी प्रेजेंस ज्यादा है। ये नट्स, सीड्स, दालें, मीट और फिश, इनमें भी आपको ये मिलेंगे। सोर्सेस ऑफ जिंक, जिंक मौजूद है मीट्स में, मशरूम में, लिवर जो है उसमें, पोल्ट्री, सी फूड, नट्स, होल ग्रेन, सोयाबीन्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें आपको जिंक मिलेगा। मैग्नीशियम की प्रेजेंस जो है वो आपको मिलेगी नट्स में, सीड्स, होल ग्रेन्स, एप्रिकॉट्स, बीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो, बनाना, मिल्क वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में मैग्नीशियम मौजूद है। लास्ट ऑफ ऑल विल कम टुवर्ड्स सोर्सेज ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम भी मौजूद होता है स्पिनच में, पालक में, एप्पल्स, टोमेटोज, बनाना, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज जूस, पपाया, एप्रिकॉट्स वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में पोटेशियम मौजूद है। तो ये तो पहले हमने बात की किसके बारे में, वी टॉक्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन सब्सटेंसेस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, किस किस में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं उसकी एनालिसिस कर दी। अब हमने देखना है इसकी सिग्निफिकेंस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कि इनको खाने से फायदा क्या है और अगर हम इसको इंक्लूड डाइट में नहीं करते तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आपने एनालाइज करना है आयरन को। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, वी स्टडीड अबाउट दिस इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 4 ग्लोबिन चेन्स मौजूद होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन में, उसके अंदर एक आयरन का एटम मौजूद होता है। तो आयरन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। और आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो आयरन के बगैर मुमकिन नहीं है। 4 ग्लोबिन के चेन्स हैं, लेकिन अगर आप उसको जोड़ के रखने के लिए आयरन को इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर खून नहीं बनेगा। तो खून के बनने के लिए आयरन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा, खून के बनने के अलावा, इट इज इंपॉर्टेंट इन योर इम्यून सिस्टम, जो कुव्वत मदाफ़ियत है आपकी बॉडी की, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रेड ब्लड सेल्स अगर बने नहीं, अगर आप आयरन को इस्तेमाल नहीं करोगे, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, उससे जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल अनीमिया। अनीमिया की क्या निशानात होते हैं, वीकनेस, कमजोरी होती है, टायर्डनेस, थकावट होती है और सांस चढ़ती है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको इंडिकेशन दे देती हैं कि आयरन की कमी है आपकी बॉडी में। ये 3 चीजें आयरन की हो गई। मूविंग ऑन टू बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दांतों को और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में भी कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में अगर कोई जख्म वगैरह लग जाता है, खून निकल आता है, तो खून के जमने में भी आयरन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ऊपर नीचे होने नहीं देता, और कुव्वत मदाफ़ियत के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नर्व ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और अगर हड्डियां कमजोर हो गई तो उससे फिर क्या हो सकता है, उससे फिर हड्डियां टूट सकती हैं, जिससे प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जैसे कैल्शियम का मैंने आपको कहा, फॉस्फोरस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। दांत और जो बोन्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ फॉस्फोरस जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, इट इज लोकेटेड इन बोन्स एज कैल्शियम फॉस्फेट। तो कॉम्पोजिशन आपको बता दी कि हड्डियों और दांत की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें कि उसमें कौन सा सॉल्ट मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस CA3PO4 होल ट्वाइस -3 + 2. This is a compound which is found in bones and teeth. ये मौजूद होता है। फॉस्फोरस और कैल्शियम जो है वो दांतों में और हड्डियों में इस हालत में आपको मिलते हैं। ठीक है, रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट है, एनर्जी करेंसी है आपकी बॉडी की, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए भी इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए एंड आरएनए जिसको हमने अभी कंप्लीट किया है, इसमें मैंने आपको कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का कौन होगा, इट इज फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए एंड आरएनए की प्रोडक्शन के लिए भी इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन्स, इनकी मैंने आपको बताई बात कि सेल मेम्ब्रेन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। उसमें भी फॉस्फोप्रोटीन से बना हुआ है। फॉस्फोप्रोटीन्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो रेगुलेट्स पीएच लेवल्स इन योर बॉडी, एसिडिक एंड बेसिक लेवल्स को रेगुलेट करता है। और अगर डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस हो जाए, वैसे ये कॉमन नहीं है इतनी ज़्यादा, फास्फोरस की डेफिशिएंसी वैसे आमतौर पर नहीं होती, अगर हो जाती है तो उससे फिर क्या होगा, अगेन बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, लाइक रिकेट्स वगैरह हो गए, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, टूटना आसान हो जाता है। और फास्फोरस डेफिशिएंसी में पोर फॉर्मेशन ऑफ टीथ, दांत फॉर्म सही तरीके से नहीं होते, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और स्टिफनेस और पेन होती है, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट जिंक। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जिंक में इट इज एसेंशियली फॉर नॉर्मल ग्रोथ, वोंड हीलिंग, जख्म वगैरह लग जाए तो वो बन जाता है आसानी से, नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इट इज नीडेड फॉर सेल डिविजन, टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, राइट। एक्शन ऑफ इंसुलिन को भी क्या करता है, एनहांस करता है, ठीक। तो लैक ऑफ जिंक अगर हो जाए तो उससे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स होती है, उससे फिर भूख वगैरह भी नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, वेट लॉस होगा और डिक्रीज्ड एबिलिटी टू टेस्ट फूड। ये सारी की सारी चीजें जिंक के डेफिशिएंसी के साथ रिलेटेड है। तो विद दैट योर चैप्टर इज कंप्लीट, बायोकेमिस्ट्री हो गया कंप्लीट। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम वापस आएंगे तो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 22 which is about industrial chemistry. But until then, Allah Hafiz.